बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलाम अलैकुम। मैं साजिद रिज़वी आपके खिदमत में हाज़िर हूँ अपने बेहतरीन ख़ास प्रोग्राम के साथ कामयाबी के रास्ते, जिसमें हम आपको हमारे हिंदुस्तान में मौजूद सिविल सर्विस के बारे में और जितनी भी एजुकेशन सिस्टम है और पूरे स्कूलिंग के बारे में, आपके ग्रेजुएशन के बारे में, मास्टर के बारे में, हर एक तरीके से हमारे दरमियान मौजूद SM रज़ा LN फैकल्टी मैथ्स मुंबई ब्रांच के मौजूद हैं, जो सारी चीज़ें आपके सामने समेट कर ला रहे हैं कि ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। चलिए एक बार फिर से हम उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सर? दुआएं और मेरी तरफ से नाज़रीन इकराम को सलाम अलैकुम, और ख़ास तौर से एडवांस में ईद की बहुत सारी मुबारकबाद, और तमाम स्टूडेंट्स के लिए इन एडवांस ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर। चैनल विन की तरफ से आपको भी बहुत बहुत ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आपको भी हम ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं दिल से। और ये वक्त है यकीनन खुशियाँ मनाने का, तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए, मिलिए जुलिए, खुशियाँ मनाइए और हम सबको ज़रूर याद रखिएगा। साथ ही साथ चलते हैं बढ़ते हैं, जैसा कि हमारा प्रोग्राम का दस्तूर है कि कुछ सवालात हमारे पास आते हैं जो आप हमें भेजते हैं, वो सवाल को हम सर के सामने रखते हैं और कुछ वक्त में हम बात करते हैं जो हमारे पास तो सोर्सेज इन्फॉर्मेशन की अवेलेबल होती है और जो कोर्स अवेलेबल हैं सिविल सर्विस वगैरह के, उस सब के बारे में भी हम बात करते हैं। सर जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि हम लोग डिफेंस के बारे में हम लोग बात करें, डिफेंस सर्विस के बारे में जी। सो डिफेंस सर्विस के बारे में हम लोग ने NDA के बारे में बात किया था लास्ट एपिसोड में जी। उससे रिलेटेड एक सवाल आया है, तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले वो हम सवाल ले लेते हैं। सर एक व्यूअर का सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि NDA ज्वाइन करने के लिए क्या एज होनी चाहिए? राइट क्वेश्चन, और आपने उस प्रोग्राम को देखा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने प्रोग्राम में रखी थी, लेकिन NDA के बारे में एक बार फिर मैं डिटेल करूं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, इससे आप आर्म फोर्सेस यानी मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवल एकेडमी नेवी में आप जा सकते हैं। ये एंट्रेंस साल में 2 बार होता है। इस साल जो एंट्रेंस की नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी निकल चुकी है और फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट 30 जून है। और इसमें जो एज की क्राइटेरिया है वो ये है कि आपकी एज 16.5 साल से 19 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी आपकी पैदाइश 1 जनवरी 1999 से लेकर के 1 जुलाई 2002 के बीच में होनी चाहिए। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 16.5 से 19 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए और आप मेल कैंडिडेट होने चाहिए। साल में ये 2 बार एग्ज़ाम होता है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम। इसके लिए 10+2 आपको पास होना चाहिए। और अगर आप NDA से मिलिट्री में जाना चाहते हैं तो आपको 10+2 पास होना चाहिए, चाहे आप कॉमर्स से हों या आर्ट्स से हों या साइंस से हों। लेकिन अगर आप NDA के थ्रू एयरफोर्स और नेवी में जाना चाहते हैं तो आपका बैकग्राउंड साइंस से होना चाहिए 10+2 में। सर जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया था डिफेंस के बारे में, आपने NDA के ज़रिए एक एंट्री मिल सकती है। दूसरी एंट्री के बारे में भी आपने बताया था कि एग्ज़ाम होते हैं, वो दूसरा एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन सा होता है? क्या होता है? यस यू राइट। ना दूसरा एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये भी UPSC कंडक्ट करती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दिल्ली, और इस एग्जामिनेशन का नाम है CDS, ओके, कॉमन डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। लाइक NDA ये भी साल में 2 बार होता है, CDS का एग्ज़ाम भी 2 बार होता है। और इससे आपको जो ऑफिसर रैंक में बहाली होती है, आइदर मिलिट्री में या एयरफोर्स में या नेवी में। ओके, इसके दिस इज आल्सो कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर आर्म फोर्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ है। लेकिन ये कंडक्ट एग्जाम जो है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC करती है, जो IAS का एग्जाम भी कंडक्ट करती है। NDA का एग्जाम भी UPSC करती है, CDS का एग्जाम भी UPSC कंडक्ट करती है। तो इसमें 4 विंग हैं, मतलब आर्म फोर्सेस के। एक आपका IMA, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, जो देहरादून में है, वो है इसके अंदर, यानी वहाँ जाने के लिए आपको CDS। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स, इसके अलावा इंडियन नेवी और OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। तो ये 4 विंग्स इसके आगे, मिलिट्री है, एयरफोर्स है, नेवी है एंड OTA। तो ये एग्जामिनेशन साल में, जैसे हमने बताया, कि 2 बार ये कंडक्ट होता है। जब भी अगर आपको देखना हो, आप CDS एग्जामिनेशन पे गूगल करें, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगी। CDS जो 2 होने वाला है, इसकी नोटिफिकेशन अब आने वाली है, और इसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है ग्रेजुएशन। ओके, तो मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे NDA के लिए फॉर एनी फील्ड, उसमें भी बाइफिकेशंस हैं, मैं 1 बाय 1 करके आपको बताता हूँ। जैसे NDA में मैंने बताया था जी कि इसके लिए बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आपको
10+2 होना चाहिए एलिजिबिलिटी उसमें या 10+2 था होना और इसमें चाहिए। ग्रेजुएशन है। हाँ, लेकिन वहाँ पे हमने बताया आपको कि 10+2 ऐसा नहीं है कि सब में सारे स्ट्रीम से आप 10+2 हो। अगर आप मिलिट्री में जाना चाहते हैं तो 10+2 आप किसी भी स्ट्रीम से हो, लेकिन अगर आप वाया एनडीए, एयरफोर्स और नेवी में जाना चाहते हैं तो आपको 10+2 विथ साइंस होना पड़ेगा। चाहिए। और साइंस में भी आपके पास मैथ्स होना चाहिए, फिजिक्स के साथ मैथ्स का कम्बिनेशन होना चाहिए, फिजिक्स के साथ बायो का नहीं, मतलब मैथ्स का कम्बिनेशन आपका होना चाहिए। अब वैसे ही जब आप सीडीएस की तरफ आएंगे तो यहाँ भी कुछ इसी तरह की डिविजन्स आपको दिखाई देगी। ग्रेजुएशन तो एक कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया। अब इसमें जैसे आप मिलिट्री की तरफ आप जाना चाहेंगे तो इसमें आपको सिंपल ग्रेजुएट चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, यानी यू शुड बी अ ग्रेजुएट। अब उसके बाद अगर आप वहां से निकलना चाहें एयरफोर्स की तरफ, तो वहां पे एयरफोर्स की तरफ जब आप जाएंगे तो वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट आएगी। वो डिफरेंट कैसे आएगी? आपका 10+2 साइंस से होना चाहिए विद फिजिक्स एंड मैथ्स। 10+2 साइंस से होना चाहिए, और प्लस आपका ग्रेजुएशन मोस्ट प्रोबेबली साइंस से हो, और अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो तो और भी बेटर है, यानी दोनों वहां पर है। बीएससी हो या ग्रेजुएशन हो आपका इन फ्रॉम इंजीनियरिंग साइड, बीटेक बीई हो, और अगर आप सिंपल ग्रेजुएट डिप्लोमा कैन बी कंसीडर? नो, अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो आपका 10+2 में साइंस, मैथ, फिजिक्स के साथ होना चाहिए। और अगर आप नेवी में जाना चाहते हैं तो आपके पास इंजीनियरिंग फील्ड की ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, वाया सीडीएस अगर आप जाना चाहते हैं। और ओटीए यानी ऑफिसर, अगर ये इंजीनियरिंग फील्ड की कोई भी डिग्री, मतलब लाइक किसी भी फील्ड में आप, एनी फील्ड में आप हो। और उसी तरह से अगर आप ओटीए की तरफ जाना चाहते हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की तरफ जाना चाहते हैं, तो इसमें आपको सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए। सिंपल ग्रेजुएट यानी बीए वगैरह, यानी कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। अब इसमें जो दूसरी जो बाइफर्केशन, जो दूसरा डिवीजन मैं यहाँ से आपको बताऊँ वो ये है कि मिलिट्री के लिए, नेवी के लिए और एयर फोर्स के लिए ज़रूरी है कि आप मेल कैंडिडेट हों। सिर्फ ओटीए के लिए फीमेल कैंडिडेट अलाउड है। दैट इज ओनली ओटीए के लिए, जहाँ से आपको ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में आप एडमिशन लेके और वहाँ से कुछ पर्टिकुलर आपके कोर्सेज होंगे, जिसको कोर्स को करके आप एक ऑफिसर रैंक पे आर्म फोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें आप सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अलाउड है, अदरवाइज बाकी सब में मेल कैंडिडेट होना चाहिए। कुछ ऐसी पोस्ट है जिसमें फीमेल अलाउ है, जा सकती हैं, ऑलमोस्ट सब में मेल जा सकते हैं। हाँ, मेल सब में जा सकते हैं और ओटीए में फीमेल भी जा सकती हैं। एज क्राइटेरिया क्या है? एज क्राइटेरिया इसके लिए यानी 18 to 24, 18 से 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। 18 से 24 ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन या हम लोग की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। और 18 से 24 साल के बीच में आप इसके जितने भी अटेम्प्ट चाहे एग्जाम के आप ले सकते हैं। सपोज अगर 6 साल का गैप पीरियड होता है या 5 साल का गैप पीरियड होता है, इसमें थोड़ा सा एयरफोर्स में अगर आप जाना चाहेंगे तो वहाँ पे एज की क्राइटेरिया थोड़ी सी लिमिटेड है। वहाँ पे 20 से 24 साल का आपका एज होना चाहिए एयरफोर्स में। अच्छा, उसके बाद एग्जाम अपेयर उसके बाद नहीं कर सकते, और 20 साल से कम के आप अगर हैं तो नहीं कर सकते। जैसे इंडिया में बताया, 4 ईयर आपके पास है जी, इनके बीच कभी 4 साल है, और हर साल 2 बार ये एग्जामिनेशन होता है। तो लगभग 7 से 8 अटेम्प्ट आपके पास तो आते ही हैं। अगर आप प्री प्लान्ड होके चलें तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी आपके पास अच्छा खासा होता है। लेकिन इसमें जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि अगर एज, जैसे एयरफोर्स में आपको जाना है वाया सीडीएस, तो आपकी एज 20 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी 20 से कम नहीं होनी चाहिए और 24 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे आप एनडीए में मैंने कहा कि आपकी एज 16.5 से 19 saal के बीच में होनी चाहिए, तो आप 16.5 साल से कम भी नहीं हो और 19 से ज़्यादा भी नहीं हो। तो ये सब क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे एज क्राइटेरिया जो मैं कह रहा था, इस पे केयरफुली आपको यानी कैंडिडेट को सोचना चाहिए। तो यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी क्लॉजेज हैं। आर्म फोर्सेज में जैसे मिलिट्री के लिए जा रहे हैं तो अलग है, और नेवी में जा रहे हैं, एयरफोर्स में जा रहे हैं तो अलग है। और एज क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सिर्फ एयरफोर्स को छोड़ के बाकी सब में एक जैसी 18 से 24 साल के बीच में आपकी होनी चाहिए और एज होनी चाहिए। सर, फीस क्या रहती है फॉर सीडीएस एग्जामिनेशन? सीडीएस का फॉर्म आप ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं, और इसकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो है 200 रुपीज़। और इसके अलावा ST SC और ST SC कैंडिडेट के लिए फ़ी एग्जम्प्टेड है, उनके लिए पैसा निल, यानी उनको फॉर्म फिलअप करने के लिए एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, और ऑनलाइन आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट 3 फॉर्म में होंगे। पहला एक रिटन एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद फिर पर्सनल इंटरव्यू, और उसके बाद फिज़िकल। तो एग्जामिनेशन जो रिटन होगा इसमें अलग अलग क्राइटेरियाज़ हैं। जैसे अगर आप मिलिट्री ज्वाइन करना चाहते हैं तो 300 मार्क्स का पेपर होगा,
एयरफोर्स के लिए भी 300 मार्क्स का पेपर है, अगर आप नेवी में जाना चाहते हैं तो 300 मार्क्स का पेपर है, और अगर आप OTA में जाना चाहते हैं तो इसके लिए 200 नंबर का 200 मार्क्स का पेपर होगा। ओके। अब उस पेपर में एक 100 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होता है। वो आपके सिलेबस के हिसाब से रहेगा? इनफैक्ट जनरल इंग्लिश आप ले लें, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो जनरल इंग्लिश हो जाएगी आपकी, उसमें ग्रामेटिकल पोर्शन होगा, अपोजिट वर्ड्स के होंगे, तो इस तरह की सारी चीज़ें होंगी। और इसके साथ साथ फिर 100 मार्क्स का मैंने इंग्लिश बताया, 100 मार्क्स का आएगा जनरल नॉलेज। ओके। जीके में ये नहीं कि सिर्फ करंट अफेयर्स होगा, इसके साथ साथ उसमें साइंस भी होगा, हिस्ट्री के पोर्शंस भी होंगे, ज्योग्राफी भी होगा, पॉलिटिक्स भी होगा, इंटरनेशनल सारे इवेंट्स के बारे में भी होगा, स्पोर्ट्स भी होगा। ओके। तो ये 100 मार्क्स का एक पेपर ये हो जाएगा। ऑल ओवर जनरल नॉलेज आपको रखना सारी है, चीजें आ जाएंगी, पर्टिकुलर नहीं कि जो करंट चल रहा है, सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। तो 100 मार्क्स का इंग्लिश हो जाएगा, 100 का आपका जीके, और 100 मार्क्स का होगा एलिमेंट्री मैथ्स। ओके। अब एलिमेंट्री मैथ्स का सिलेबस क्या होगा ये मैं क्लियर करूं। अल्टीमेटली आप ये देख लें कि जो 10th तक का आपका मैथ्स का सिलेबस होता है लगभग वही ले लें आप, वही सिलेबस होगा आपका। यानी अगर आप ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री 10th में बच्चे पढ़ते हैं, साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, या हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल, या ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के सवाल, तो ये ट्रिग्नोमेट्री के ये पोर्शंस होंगे। अगर आप ज्योमेट्री में आ जाएंगे तो लाइंस होगी, ट्राइंगल होगा, क्वाड्रिलैटरल होगा, पॉइंट्स होगा, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पे क्वेश्चन आ जाएंगे। मैंशुरेशन इसमें होगा, मैंशुरेशन में जैसे सिलेंडर है, कोन है, स्फेयर है आपका, इस पे बेस्ड क्वेश्चन, या ट्रापीजियम, रॉम्बस, स्क्वायर, इस पे सारे बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। मैंशुरेशन, इसके बाद अलजेब्रा का पोर्शन होगा, अलजेब्रा में नंबर सिस्टम आपका आ जाएगा, LCM, HCF आ जाएगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आ जाएगा। तो जितनी सारी बेसिक मैथ्स है वो सारी मैथ्स आ जाएगी। कुछ पोर्शन कॉमर्शियल मैथ्स का भी होगा, या कुछ टाइम वगैरह पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी होगा। तो बेसिक मैथ्स का सारा पोर्शन होगा। ये पेपर होगा 100 मार्क्स का। तो 3 पेपर मैंने आपको बताया, 100 इंग्लिश होगी, 100 आपका जीके होगा, और 100 होगा एलिमेंट्री मैथ्स। तो जहां अगर 200 नंबर का पेपर है वहां पे मैथ्स डिलीट होगा, जैसे OTA के लिए मैं कह रहा था 2 पेपर होगा, 100 मार्क्स का इंग्लिश होगा और 100 का होगा आपका जीके। बाकी रिमेनिंग 3 फोर्सेज में जाने के लिए 300 का पेपर होगा, दैट इज 100 ईच सब्जेक्ट, यानी इंग्लिश, जीके एंड मैथ्स। सर, जो आपने हमें सिलेबस के बारे में बता दिया, लेकिन जानना ही चाह रहा था कि जो एग्ज़ाम होगा उसका मीडियम क्या होगा? ये एग्जामिनेशन 2 मीडियम में होगा, इंग्लिश एंड हिंदी। ओके। ऑफलाइन एग्जामिनेशन, यानी आपको सेंटर पे जाके एग्जामिनेशन देना होगा। और टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रहा था, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन होंगे, 4 आंसर होगा, एक कोई करेक्ट होगा। और ध्यान रखेंगे इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होता है, सो उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जिस पे आप काफ़ी कंफर्म हो। सो मार्किंग स्कीम इसमें क्या है? उसी तरीके से अगर नेगेटिव वेरिएशंस नेगेटिव पे अगर क्लिक कर नेगेटिव है, यानी आप तो ये मान के चलें रिड्यूस होगा। हाँ, डेफिनेटली। जैसे मैं अगर कॉमन सा एग्जांपल आपको कहूँ, अगर इस एग्जामिनेशन को अलग हटाते हुए इंजीनियरिंग को बेस मान के कहूँ कि अगर सपोज कीजिए कि 360 मार्क्स का पेपर है तो उसमें 4 मार्क्स होते हैं, एक करेक्ट के और 1 मार्क्स होता है एक नेगेटिव का, यानी गलत करने पे। तो नेगेटिव का मतलब ये है कि जो आपने क्वेश्चंस पहले सही करके स्कोर किया है, अगर कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो गलत क्वेश्चन के मार्क्स तो डिलीट होंगे ही होंगे, लेकिन जो पहले आपने स्कोर किया है उसका भी मार्क्स यहाँ से डिलीट होगा। जनरली जो नेगेटिव मार्क होते हैं एग्जामिनेशन में, नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो या तो 1/4 होती है या 1/3 होती है। यानी अगर 4 मार्क्स का पेपर, यानी 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो 1 नंबर डिलीट होंगे, या हो सकता है अगर 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो किसी किसी एग्जामिनेशन में 3 में से 1 नंबर डिलीट होंगे फॉर नेगेटिव। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको नहीं पता है सही जवाब तो आप टिक मार्क ना करें, नहीं करें, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिस्क ना लें। कभी आगे चल के अगर अच्छा नंबर आने वाला है तो 2-4 उसमें से गलत रहा तो वो माइनस भी हो सकता है। माइनस भी हो सकते हैं जी। चलिए सर, ये रहा। अच्छा, कौन कौन से स्टेट में होते हैं? क्योंकि इंडिया 29 स्टेट अल्हम्दुलिल्लाह, सो कौन कौन से स्टेट में होते हैं ये एग्जाम? जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन होते हैं वो सारे एग्जामिनेशन का सेंटर ऑलमोस्ट जितनी बड़ी सिटीज़ होती हैं सारी बड़ी सिटीज़ में होता है, सो दैट पीपल कैन रीच इजीली। या जैसे आप मुंबई में ले लें, दिल्ली ले लें, बेंगलोर है, चेन्नई है, पटना है, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं,
मेट्रोपॉलिटन है, सारे शहरों में ऑलमोस्ट अक्रॉस इंडिया इसका सेंटर होता है। सो आप जिस स्टेट में जहाँ पर हैं, आपको आपके आसपास विद इन हो सकता है 200-300 किलोमीटर के अंदर, या हो सकता है 100 किलोमीटर के अंदर, या जहाँ आप रहते हैं अगर बड़ा शहर हो तो वहाँ भी इस एग्जामिनेशन का सेंटर हो सकता है। सर इसकी डेट क्या होती है, नोटिफिकेशन कब आता है, मतलब इसका कि एग्ज़ाम होने वाला है? इस एग्ज़ामिनेशन की, CDS एग्ज़ामिनेशन की इस बार की नोटिफिकेशन जो है वो 9 अगस्त में आ रही है, और फॉर्म फिलअप करने की ऑनलाइन लास्ट डेट जो है वो 8 सितंबर होगी, और एग्ज़ामिनेशन की जो डेट है वो होगी 19 नवंबर। मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर से, नोटिफिकेशन मैं एक बार रिपीट कर दूँ आपके लिए। नोटिफिकेशन की डेट है 9 अगस्त, लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन की है 9 सितंबर, एंड एग्ज़ामिनेशन की डेट आपकी है 19 नवंबर। सो इसको आप प्रॉपरली केयरफुली देखें। और जनरली जो एग्ज़ामिनेशन की नोटिफिकेशन, मैं एक कॉमन सा एक आपको नॉलेज दे रहा हूँ यहाँ पे, कि किसी भी एग्ज़ामिनेशन में जो नोटिफिकेशन और लास्ट डेट ऑफ यानी फॉर्म फिलअप करने की जो डेट होती है, इसमें लगभग 21 से 30 दिन का गैप होता है। ओके, जनरली, हाँ जनरली ऐसा होता है। तो आप इसको हमेशा किसी भी एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन से आप अटैच कर सकते हैं कि जो भी आपकी डेट आएगी नोटिफिकेशन की, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है वो 21 डेज से 30 डेज के बीच में जैसे होता इसमें है। 30 डेज आपको दिया हुआ है, लगभग दिया हुआ है। और एग्जामिनेशन जो है वो लास्ट डेट से, जैसे आपकी लास्ट डेट होगी उससे 2 से 2.5 महीने के अंदर की कोई डेट आती है एग्जामिनेशन की। सर जैसे अभी मैं ये सवाल मैं पर्सनल पूछा रहा हूँ कि जिसको पता नहीं था, लेकिन आज उन्होंने CDS के बारे में जाना और अभी ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट हुआ है जी, सो इसको अगर ये फिलअप करने जाते हैं फॉर्म, उसके लिए प्रिपरेशन के लिए अभी से इनको क्या करना होगा? प्रिपरेशन जैसे मैंने कहा कि सिलेबस के बारे में अगर मैं बात करूं, एक तो इंग्लिश अपनी बहुत स्ट्रांग करें, ओके, और जीके में जैसे मैंने कहा, या करंट अफेयर्स आप, और हिस्ट्री की सारी चीज़ें, ज्योग्राफी आप देखें, साइंस ख़ास तौर से केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी अप टू क्लास 10 तक की है, उसे ठीक ठाक करें आप। तो ये सब सारी चीज़ें जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं वही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, तो थोड़ा सा इनको प्रॉपरली आप रिवाइज़ करें। मैथ्स जैसे मैंने कहा, मैथ्स 10 तक की है, सारी 10 तक की मैथ एक बार रिवाइज़ करें। और क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही एक्स्ट्रा या डिफरेंट कंसेप्ट पेज पे पूछे जाएंगे, चीज़ें वही आएंगी जो आपने पूछा है, बस थोड़ा सा करंट अफेयर्स नया होगा आपके लिए, उसको आप डेली न्यूज़पेपर से, मैगज़ीन से देखते रहें और उसको रिफ़्रेश करते रहें। सर बढ़ते हैं हमारे व्यूवर्स क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल है, मोहम्मद समीर लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैन यू टेल मी अबाउट IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस? प्लीज़ टेल मी अबाउट प्रोसेस एंड इंटरव्यू ऑल्सो। समीर साहब, IFS एग्ज़ामिनेशन की नोटिफिकेशन लगभग दिसंबर के महीने में आती है। आप रोज़गार समाचार, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आप देखते रहें, और नोटिफिकेशन दिसंबर में आएगी। और इसका एग्ज़ामिनेशन 2 इसमें पेपर्स आएंगे आपके IFS में। एक आपका होगा जनरल स्टडीज़ का, और दूसरा पेपर होगा आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का। इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना है, यानी आइदर आप BA, BSc या BCom हो, और आप जिस वक्त एग्ज़ामिनेशन दें या तो आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में होने चाहिए या आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप BTech हैं तब भी आप जा सकते हैं। इसके लिए आप रोज़गार समाचार दिसंबर महीने का ज़रूर देखें। जैसे मैंने बताया कि 2 पेपर्स होंगे इसमें, एक जनरल स्टडीज़ का होगा और एक होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट का। तो जहाँ तक ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात है, मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ सब्जेक्ट जिसको आप ऑप्शनल्स रख सकते हैं वो ये हैं: एग्रीकल्चर, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, इंडियन हिस्ट्री, लॉ, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फ़िलासफ़ी, फ़िज़िक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, ज़ूलॉजी। यानी इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट एज आ ऑप्शनल आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया कि पहला जो प्रीलिम एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ामिनेशन में 2 पेपर होंगे आपके, एक जनरल स्टडीज़ होगा और एक कोई ऑप्शनल जो इनमें से आप सेलेक्ट करेंगे उसका होगा।
प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के बाद आपका अगेन दूसरा मेंस का एग्ज़ाम आएगा। उस एग्ज़ामिनेशन में आपके पास 4 पेपर होंगे। एक इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर होगा 300 मार्क्स का, दूसरा जनरल एसे टाइप पेपर होगा 200 मार्क्स का, फिर आपका जनरल स्टडीज़ का एक पेपर होगा 300 का, और उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप चूज़ करेंगे उसका एक पेपर होगा 300 मार्क्स का। यानी इन चारों पेपर में एक बेसिक कट ऑफ आएगी, उस कट ऑफ को आप क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू राउंड होगा और वहाँ सेलेक्ट होने के बाद आप एक आईएफएस ऑफिसर की ट्रेनिंग लेंगे, और आईएफएस की ट्रेनिंग लेने के बाद आपका डिप्यूटेशन एम्बेसीज़ में या बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ में भी आपका इनसाइड इंडिया या अब्रॉड आपकी मिनिस्ट्रीज़ में होगा। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए और आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। तो ग्रेजुएट होना आपका ज़रूरी है, इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है, और सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया। तो ख़ास तौर से जब आप जीएस का पेपर देंगे, जैसे मैंने सीडीएस के बारे में बताया, उसमें भी आपके पास जो जीएस के पेपर में मैथ साइंस आएगी। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तभी मैं आपको यहाँ पे एडवाइस करूँगा कि आप 10th तक की साइंस और मैथ्स ज़रूर रिवाइज़ करें। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम आयशा है और हम एक छोटे से गांव से हैं। मेरा लड़का 4th क्लास में जाने वाला है। ओलंपियाड स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम कैसे लिखे? ओलंपियाड क्लास 1 से होता है। 4th क्लास में अगर आपका बच्चा है तो 4th क्लास के लिए ओलंपियाड्स है। जिस स्कूल में बच्चा आपका पढ़ता है, आप स्कूल के प्रिंसिपल से मिलें और वहाँ पे आप पूछें उनसे कि ओलंपियाड्स के फॉर्म कब निकलते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन जो ओलंपियाड्स कंडक्ट करती है वो ओलंपियाड का पहला राउंड स्कूल में ही कंडक्ट करती है। तो अगर जिस स्कूल में आपका बच्चा है और वो स्कूल रिकॉग्नाइज है तो आप स्कूल के प्रिंसिपल से मिलकर बात कीजिए, वहीं पे आपको एग्ज़ामिनेशन के बारे में पता चलेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, वहाँ इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो आप इंटरनेट से सिर्फ ओलंपियाड्स फॉर क्लास 4th टाइप करें। सारे वो एग्ज़ामिनेशन जो 4th क्लास में ओलंपियाड्स के होते हैं उसकी सारी डिटेल आ जाएगी, उसकी डेट्स आ जाएगी। ऑनलाइन आप फॉर्म को कहीं भी साइबर कैफ़े पे जहाँ पे कंप्यूटर वगैरह है या कहीं आसपास में हो या किसी की हेल्प से अगर आप चाहें तो ये फॉर्म ऑनलाइन भी फिल करा सकती हैं। तो पहला मैं सजेस्ट करूँगा कि आप स्कूल के प्रिंसिपल से या स्कूल के टीचर से मिलें, वहीं से आपको सोल्यूशन मिलेगा। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये कह रही हैं कि उन्होंने कल हमारा प्रोग्राम देखा था, पिछले एपिसोड का टेलीकास्ट हुआ। स्कॉलरशिप के बारे में भी बात किया गया था। मुझे वेबसाइट की ज़रूरत है, मुझे लिंक भेज दें, लेकिन आप लिंक हम आपको नहीं सेंड कर सकते हैं। अगर आप लिंक की बात कर रही हैं तो यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे टाइप करें कामयाबी के रास्ते चैनल विन, आपके सामने हमारा लिंक आ जाएगा। वो प्रोग्राम आप देख सकते हैं। उस प्रोग्राम में सारी वेबसाइट के बारे में भी डिटेल दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले सवाल के सर। इसमें एक और एडिशन करना चाहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में माइनॉरिटी जो अफेयर्स की मिनिस्ट्री है उसका भी एक स्पेशल स्कॉलरशिप फंड है। तो वो प्री मैट्रिक भी है, यानी 10th के पहले भी है, 10th के बाद भी है, आफ्टर 10+2 भी है, टेक्निकल, हाँ फॉर मुस्लिम्स, फॉर एवरी कम्युनिटी नहीं मुस्लिम्स के लिए भी है, माइनॉरिटीज़ के लिए भी है, जितनी माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए है। तो आप उस पर जाएँ, उस पर हर सेक्शन के लिए स्कॉलरशिप की स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और वो जितने सारे स्कॉलरशिप की स्कीम है उनको ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह स्कॉलरशिप आपको अलॉट होगी। चलें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आई एम 35 ईयर ओल्ड, MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेट इन केमिस्ट्री एंड BEd। प्लीज़ गिव मी व्हाट स्कोप इन जॉब डू आई हैव नाउ? सबसे पहले तो इतनी अच्छी आपके पास डिग्री है, आपने नेट भी क्वालिफाई किया हुआ, तो आप मैं तो कहूँगा कि स्टार्ट आप एक स्कूल से करें अभी फॉर द टाइम बीइंग के लिए, किसी अच्छे स्कूल में, जैसे DPS है या और भी जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप वहाँ अटैम्प्ट लें। और इनकी सैलरी भी बहुत अच्छी सैलरी होती है, ये जो पे कमीशन है उसके अकॉर्डिंग ये पे करते हैं। और वहाँ से लेने के बाद फिर थोड़ा सा जब आपके अंदर स्टेबिलिटी आ जाए तो फिर आप लेक्चरशिप के लिए, कॉलेजेस के लिए आप अप्लाई करें। लेकिन स्टार्ट के लिए मैं कहूँगा कि एक स्टार्टअप लें और एक किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ें। हेलो सर, हेलो, हाई। I want to watch the episode on career for science student. I am a 12th pass student having a PCB chemistry, physics, biology. अगर आप पिछला एपिसोड हमारा देखना चाहती हैं तो यूट्यूब पे कामयाबी के रास्ते चैनल में टाइप करें, आपके सामने पिछला एपिसोड जो साइंस स्टूडेंट के बारे में था वो आप देख सकते हैं आराम से। सर बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम रुबा खान फ्रॉम संभल। मैंने 2017 में 12th कॉमर्स से किया था।
मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ज़्यादा अमाउंट मेरे फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती है। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके अच्छी जॉब करना चाहती हूँ। मेरे ड्रीम है आईपीएस बनने का। प्लीज़ मुझे सुझाव दें जिससे मैं अपना ड्रीम पूरा कर सकूँ। मेरे लिए मेरा एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ हेल्प मी। बहुत अच्छी डिटर्मिनेशन है रूबा बताया बच्ची ने? रूबा संभल। हाँ रूबा, आप संभल से से हैं और एक अच्छे डिटर्मिनेशन के साथ आप आगे बढ़ रही हैं। जहाँ तक आपने आईपीएस की बात की है, तो आईपीएस में जाने के लिए आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आईएफएस के बारे में बताया, तो आईएएस और आईएफएस या आप आईपीएस के लिए आपको यूपीएससी का एग्ज़ामिनेशन फेस करना होगा। और उस एग्ज़ामिनेशन में जाने के लिए जो मिनिमम आपके पास क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएट आपको होना चाहिए। तो अगर आपने अभी लिखा है कि आपने 10+2 कॉमर्स से किया है, तो मैं यहाँ से सजेस्ट करूँगा कि आप पहले बीए करें या बीकॉम करें, ग्रेजुएशन के बाद ही आप उस तरफ जा सकती हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस तरफ आगे बढ़ने की, यानी ग्रेजुएशन करने की पहले कोशिश करें। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। माय नेम इज़ है दीपांशु सिंह, क्लास 5th में। आई वांट टू डू ओलंपियाड एग्ज़ाम। दीपांशु सिंह। दीपांशु, 5th में बहुत सारे ओलंपियाड हैं, लाइक मैथमेटिक्स ओलंपियाड है, साइंस ओलंपियाड है, साइबर ओलंपियाड है। आप जिस स्कूल में हैं, आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से या अपने स्कूल के किसी टीचर से मिलें, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लें। ये एग्ज़ाम साल में एक बार, कोई एग्ज़ाम 2 बार भी होते हैं, और अगर वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं होती है तो आप गूगल करें और ऑनलाइन इसके फॉर्म को आप सबमिट करें। और मेरे ख़्याल से थोड़ा सा सब्जेक्ट को आप ढंग से पढ़ें। अगर आप 5th क्लास में हैं और 5th क्लास के ओलंपियाड को देना चाहते हैं आप, तो आप अप टू 4th तक का जितना सिलेबस है उसको रिवाइज़ करके ज़रूर जाएँ, क्योंकि क्वेश्चंस विद वेरिएशंस आएंगे, क्वेश्चन का नेचर ऑब्जेक्टिव होगा। सर बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फौजिया लखनऊ से है। सर ये कह रही हैं मैंने बीए कर लिया है आर्ट से, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक शायद आप मुअल्लिम का कोर्स करना चाह रही हैं, यानी इस्लामिक स्टडी, या फिर एमए करूं। इन्हें बेहतर क्या करना चाहिए? व्हाट डू यू विल सजेस्ट? मैं तो ये कहूँगा कि पहले फौजिया आप ये डिसाइड करें कि आपका टारगेट क्या है, क्योंकि अब आप एक एजुकेशन के पीक पॉइंट की तरफ आप बढ़ रही हैं। तो आप पहले ये डिसाइड करें कि आपको जाना किस तरफ है। एक साथ दोनों तरफ निकलने में हो सकता है कि वो एक्सीलेंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए चाहिए वो आप ना कर पाएँ। तो किसी एक तरफ बढ़ने की कोशिश करें। स्कोप तो दोनों तरफ है, चाहे आप पहला जो आपने फील्ड आपने बताया उसमें जाएं, चाहे आप इस तरफ के एकेडमिक्स में आएँ। तो करियर ऑप्शंस हैं आपके पास, लेकिन डिसीज़न आपको लेना है कि बढ़ना किस तरफ है। सो बी ओरिएंटेड नाउ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम शिरीन ज़हरा है, मैं दिल्ली से हूँ। मुझे आपसे ये पूछना था कि मैं 12th में हूँ और मैंने आर्ट्स साइड में इकोनॉमिक लिया है। मेरे भाई ने लिया है, वो भी जो 11th में है। अब सब मुझसे ये कह रहे हैं कि ये तुमने क्या ले लिया है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, और अगर है तो क्या है, प्लीज़ आप मुझे बताएं। ऐसा कुछ नहीं है कि फ्यूचर सिर्फ साइंस में है। जितना साइंस में फ्यूचर है उतना ही कॉमर्स में है और उतना ही आर्ट्स में है, बल्कि ये समझने की बात है। और आर्ट्स इकनॉमिक्स तो आज की डेट में बहुत ही एक अच्छा सब्जेक्ट है, और इकनॉमिक्स आप लेके आगे बढ़ रही हैं। आप यहाँ से ग्रेजुएशन करें और आगे आप एमबीए करने की कोशिश करें, और अपने भाई को भी अभी से मोटिवेट करें। और आप 12th में इतना अच्छा मार्क्स ले आएँ आप कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी अच्छे कॉलेज में इकनॉमिक्स ऑनर्स मिल जाए। और ध्यान रखेंगे कि अगर डीयू के किसी अच्छे कॉलेज से या जामिया से या किसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से अगर आपने इकनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया या पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो जॉब की आपके लिए कोई भी कमी नहीं होगी। इकनॉमिक्स इज़ अ वेरी वेरी गुड सब्जेक्ट। मैं यहाँ पे नाजरीन के लिए एक और अच्छी जानकारियाँ रखना चाह रहा हूँ। बिट्स पिलानी एक इंजीनियरिंग का कॉलेज है पिलानी में, बिरला वालों का। तो आप देखें कि इकनॉमिक्स की फील्ड कितनी ज़्यादा एडवांस होती जा रही है कि वहाँ पे एक 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स लॉन्च किया गया है इकनॉमिक्स में, एमएससी विद एनी इंजीनियरिंग फील्ड। तो 5 साल का कोर्स है, उसमें आपको वो इकनॉमिक्स पढ़ाएंगे, जिसमें इकनॉमिक्स में आपको एमएससी की डिग्री देंगे, और साथ साथ उसके साथ कोई एक इंजीनियरिंग के ब्रांच अटैच करके आपको पढ़ाएंगे डुअल डिग्री प्रोग्रामिंग में। तो इसका मतलब ये है कि इंजीनियरिंग के साथ कहीं ना कहीं इकनॉमिक्स का अटैचमेंट तो है ना। गुड तो इकनॉमिक्स, गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि मार्केट में जब आप जाएंगे तो इकनॉमिक्स अपने आप में एक बहुत ही रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है। तो इकनॉमिक्स से बच्चे आईएएस वगैरह भी बहुत क्वालिफाई करते हैं, प्लस एमबीए वाले जो बच्चे होते हैं वो इकनॉमिक्स को बहुत लाइक करते हैं, क्योंकि जब आप एमबीए करेंगी तो वहाँ पे इकनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरी मार्केट की नॉलेज आपको इकनॉमिक्स से मिलेगी। सो इकनॉमिक्स इज़ अ वेरी वेरी गुड सब्जेक्ट।
आप इसमें मन लगा के पढ़ें और अपने भाई को भी एक्साइट करें। इंशाल्लाह जितनी उसको फील्ड इंजीनियरिंग से जितने स्कोप निकल सकते हैं, जितने उसके पास स्कोप मेडिकल साइंसेस से निकल सकते हैं, या मैं कहूँ बायोलॉजी पढ़ के निकल सकते हैं, आप देखेंगे लगभग कमोबेश उतना ही स्कोप उसको इकोनॉमिक्स से भी एजुकेशन को कंप्लीट करके निकल सकती है। सो बी फोकस्ड ऑन योर स्टडीज़। लोगों की बातें हैं, आप सुने ज़रूर, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ इस पर ध्यान दीजिए। इकोनॉमिक्स में फील्ड में बहुत ही ज़्यादा करियर ऑप्शन है। सो हमेशा मन लगा के और एक ओरिएंटेशन के साथ आप पढ़िए। सर बढ़ते अगले सवाल की तरफ। मैं एनुअल मिर्ज़ा हूँ। आई गेट अ ड्रॉप इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, सो आई एम कन्फ्यूज व्हाट शुड आई डू, क्लियर माई KT एग्जाम और रिपीट द ईयर। आई हैव वन मोर क्वेश्चन, इज देयर एनी स्कोप इन एविएशन कोर्स? क्यों नहीं, एविएशन में बहुत सारे स्कोप्स हैं। अब आप आज से 10 साल पहले देखें कितनी सारी फ़्लाइट्स थी और आज देखें कितनी सारी फ़्लाइट्स आ गई हैं। तो एविएशन में तो डेफिनेटली स्कोप है। और आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि आपने 10+2 किस बैकग्राउंड से किया है, साइंस से किया है, आर्ट्स से या कॉमर्स से। तो अगर साइंस या कॉमर्स से किया है तो आप BSc या BCom करें, वहाँ से भी स्कोप्स निकल के आपके सामने आएंगे। और जैसे मैंने अभी जस्ट CDS के बारे में कहा है, तो आप CDS भी सोच सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। या अगर 10+2 पास है तो जैसे मैंने NDA पिछले वाले एपिसोड में NDA के बारे में बताया था, तो NDA के बारे में भी आप सोचिए। इट्स अ वेरी गुड एंट्रेंस, और वहाँ से भी आपको अच्छी एक करियर में ऑप्शन निकल के आएगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है शबीना रिजवी का, जो कह रही है मेरे बेटे ने कॉमर्स से 12th किया है, अब वो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करना चाहता है, वो कौन से सब्जेक्ट लेकर BA कर रहे, आप ये बताएं। देखिए, BA में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट तो UPSC में आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको UPSC में ऑप्ट करना है, आप BA में उसे ऑप्ट कर लें। और ज़्यादातर हमने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो सोशियोलॉजी या हिस्ट्री या आप एंथ्रोपोलॉजी इस तरह के सब्जेक्ट्स को वो चूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है। अगर हिस्ट्री में है या एंथ्रोपोलॉजी में है या सोशियोलॉजी में है या साइकोलॉजी में है, तो इस तरह का एक सब्जेक्ट आप उसको BA में दें। और अभी से मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप उसको कोई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो कोचिंग्स की होती हैं IAS के लिए, वो BA पार्ट 1 से आप उसको ज्वाइन करा दें, ताकि वो अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ 3 साल इस फील्ड की भी प्रिपरेशन करे। क्योंकि 3 साल अगर IAS के लिए इनिशियल फेज से वो इन्वेस्ट करेगा अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ, तो जैसे ही उसकी ग्रेजुएशन पूरी होगी वो अपने आप को IAS के एंट्रेंस में बिठाने की पोजीशन में पाएगा और एक अच्छी तैयारी के साथ एग्जामिनेशन में जाएगा। सो ऑप्शनल जो पेपर उसको चूज़ करना है UPSC में, बेहतर ये है कि एक सब्जेक्ट BA में आप उसे ऑप्ट करें। और इंग्लिश पे ख़ास तौर से बहुत ही ख़ास ख्याल रखना है, और GK और साथ साथ 10th तक की साइंस एंड मैथ्स को आपको रिवाइज करते रहना है। चलिए सर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम अयान अली है। आई जस्ट वांट टू नो दैट व्हाट आर द कॉमन क्वेश्चंस इन PI। व्हाट इज़ PI? कुछ नहीं पता। आई डोंट नो, सॉरी। अगर आप लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म तो उसका फुल फॉर्म भी ब्रैकेट में लिख देते, वुड बी बेटर फॉर अस। सर बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम मोहम्मद कैफ फ्रॉम बरेली। हमने हाई स्कूल पास किया है विथ 76%। कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम CBSE बोर्ड। अच्छा। हाँ, माई एम इज़ टू बिकम अ दीनी आलिम दीन एंड ऑल्सो इंटरेस्ट इन उर्दू शायरी। आई हैव डिसाइडेड टू टेक अ आर्ट साइड इन फर्स्ट ईयर, सो what is the better to me because I want to go to Iran to gain a Islamic knowledge. So he's interested in Alim Deen and he's interested in Urdu शायरी also. तो बेहतर है कि आर्ट्स आप 10+2 लें और देख लें, अगर वहाँ उर्दू अगर एज अ सब्जेक्ट आपके पास हो तो आप उर्दू लें, और इंग्लिश तो आप रखें। और 10+2 तक अगर आप CBSE या ICSE या किसी और स्टेट बोर्ड से आप कनेक्ट होके जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आपको इंग्लिश भी रखना चाहिए। और ये कुछ जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री है और सिविक्स वगैरह है या इकोनॉमिक्स है, तो इस तरह की भी चीज़ें आप अटैच करके करें। और आगे ग्रेजुएशन में आप कोशिश करें कि आप उर्दू ऑनर्स कर लें या पर्शियन ऑनर्स कर लें, और उसके बाद फिर आगे बढ़ने की कोशिश बढ़ते करें। हैं अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम जुनैद सिद्दीकी फ्रॉम मुंबई। आई रिसेंटली पास्ड माई HSC एग्जाम इन PCB। आई स्कोर्ड 46%. I am interested in medical but eligibility is 50% in medical. What can I do? इनको मेडिकल लाइन में ही जाना है। मेडिकल में जाने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तो आपको फुलफिल करनी है। Is there any other option sir? मेरे ख्याल से बेहतर है कि अब आप ग्रेजुएशन करें और B फार्मा की तरफ बढ़ें, ज़्यादा बेहतर होगा कि उस तरफ आप निकलें। ओके।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं गुजरात से हूँ, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी करता हूँ, उसकी थोड़ी डिटेल चाहिए। इंशाल्लाह जो अप्लाइड मेडिकल साइंसेज के जो अप्लाइड बायोलॉजी के जितने सारे कोर्सेज़ हैं, लाइफ साइंसेज के जितने सारे कोर्सेज़ हैं, इस पे इंशाल्लाह एक डिटेल प्रोग्राम हम लोग करेंगे। आप वक्त का इंतज़ार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सलाम। हमारा नाम सफ़ीना है। हम आपके शो कामयाबी के रास्ते देख रहे थे। आपका शो बहुत अच्छा लगा, जो आप हर किसी को इतने अच्छे से गाइड कर रहे हैं। सर आपका भी वो शुक्रिया अदा कर रही हैं। Thank you. हमारा सवाल ये है कि हमने 12th आर्ट से पास करके डीएड में एडमिशन लिया है, तो हमें ये जानना चाहते हैं कि क्या 12th के बाद 2 इयर्स का डीएड करने से जॉब मिल सकती है या नहीं, या हमें आगे क्या करना चाहिए सर? सफ़ीना, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम देखती हैं और आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं। इसके लिए बेहद तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और मैं ये कहूँगा कि इसके पहले भी मैंने 2-3 बार इस बात को रखा है कि आने वाला वक्त जो है वो एजुकेशन इन एक्सीलेंस का दौर आने वाला है। तो यह अभी भी है। अगर आप अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तभी आपके लिए सर्वाइवल है। तो डीएड आप कर रही हैं, आप करें, लेकिन मैं यहाँ पे पैरेलल आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप कोशिश करके आने वाले वक्त में बीएड ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैक्सिमम जो स्कूल्स हैं, बहुत रेयर आपको ऐसे स्कूल मिलेंगे जो क्लास 5th तक हैं। मैक्सिमम स्कूल ऐसे मिलेंगे जो क्लास 10 तक हैं या जो क्लास 12 तक हैं। तो इन सारे स्कूल में जो वैकेंसीज़ आती हैं उसमें सबसे बेसिक जो क्राइटेरिया होता है फॉर अपॉइंटमेंटेशन, दैट इज़ बीएड। तो आप किसी तरह से बीएड ज़रूर कीजिएगा, कोशिश कीजिए बीएड की तरफ जाने के लिए। उससे आपको करियर में और भी ऑप्शन खुल के मिलेंगे। चलिए हमारे सर हम 3 क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसके बाद हमारे पास टाइम खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, थैंक यू फॉर गिविंग माय आंसर, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग योर क्वेश्चंस। सर मैंने 10th में सीबीएसई पैटर्न से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टडी करने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, हमें बता दें आप। पहले ये बातें आती थी कि हम लोग सुनते थे अपने बचपने में कि सुबह में उठ के पढ़ने से चीज़ें बहुत याद रहती हैं, इसलिए लोग 5 बजे लोग कहते थे कि उठ जाइए और उठ के बैठिए। मेरा थोड़ा सा तजुर्बा या मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है या जो मैं सोचता हूँ, वो हो सकता है आपको थोड़ा डिफरेंट लगे। मेरा ये मानना है कि जिस वक्त आपका दिल और जहन आमादा हो आप उस वक्त पढ़ें, क्योंकि जब तक आप आमादगी के साथ पीसफुल माइंड से सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे आप समझ नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप स्कूल, कोचिंग या ट्यूशन के अलावा आप कम से कम 4 से 5 घंटे का टाइम टेबल मेंटेन करें। अब वो आप देख लें कि वो 4 से 5 घंटे किस वक्त आप बहुत आराम से, कूल माइंड से, विद फुल अटेंशन आप पढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सुबह में उठ के पढ़ें या लेट नाइट तक पढ़ें। आप अपने से अपने माइंड की सूटेबिलिटी देखते हुए टाइम टेबल फ्रेम करें। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आई एम तहसीन फ्रॉम बेंगलोर। सर आई हैव completed my BCom and I want to do a CA, but financial condition is not so good. So can you please tell me, is there any scholarship scheme for us, and is coaching necessary to pass this exam? ऐसा कुछ नहीं है कि कोचिंग एक नेसेसिटी है, लेकिन कोचिंग से ये होता है कि बस आपको पेपर का पैटर्न एडवांस में पता चलता है। बहुत सारे टेस्ट पेपर होते हैं जो उस पैटर्न पे होते हैं, उसकी आपको जानकारी मिल जाती है। अगर ये नहीं होता है तो आप ऑनलाइन बहुत सारे मॉडल टेस्ट पेपर आपको सीए के मिल जाएंगे। आप उन सारे पेपर्स को लें, देखें पेपर का पैटर्न क्या होता है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि बगैर कोचिंग के आप सीए नहीं कर सकती हैं। जहाँ तक स्कॉलरशिप की बात की है आपने, मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का भी एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। आप स्कॉलरशिप सिर्फ स्कॉलरशिप टाइप करेंगे, गूगल करेंगी तो अपने आप वो साइट खुल के आएगी। उसमें प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक या प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी स्कॉलरशिप हैं, आप वहाँ अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। सर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैंने 10th के बाद 1 ईयर का होटल मैनेजमेंट कोर्स किया हूँ, इसके बाद कुछ है, क्या करना चाहिए? अब जहाँ तक होटल मैनेजमेंट की बात है, 10+2 के बाद होता है, तो मैं कहूँगा कि एक बार अगर आपने कोई भी कोर्स किया है तो होटल मैनेजमेंट का कैटरिंग कोई कॉलेज होगा, वहाँ से आप जो होटल मैनेजमेंट की एक डिग्री होती है उसको प्रॉपरली आप लें और फिर आप जॉब ऑप्शंस के बारे में सोचें। सर इनका सवाल है कि मेरा क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन कॉमर्स कंप्लीट हो चुका है 2014 में, अभी आगे क्या करूँ? उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आप ये धनबाद से इमदाद आलम का सवाल है। इमदाद साहब, आप सीए तो आपके लिए सबसे अच्छा एग्ज़ाम है, आप सीए के लिए सोचिए। और अगर सीए नहीं होता है तो आपके लिए ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत सारे एग्ज़ाम्स आते हैं, बैंकिंग आता है, रेलवे में आते हैं, एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। आप इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए भी ट्राई कीजिए।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम शाफिया अंजुम है और मैंने डिप्लोमा सिविल फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। मेरा 10th का परसेंटेज 77.28 माशाल्लाह। मैं किस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हूँ? मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है रज़ा सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप गूगल करें और स्कॉलरशिप टाइप करेंगी, वहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ सोशल अफेयर की सारी स्कीम्स स्कॉलरशिप की आ जाएगी। जो भी प्रोफेशनल कोर्स में बच्चे होते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप की स्कीम है। ऑनलाइन आपको फॉर्म अप्लाई करना है, किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ से आपका आधार नंबर लिया जाएगा, जो आपका बैंक अकाउंट होगा वो लिया जाएगा, और स्कॉलरशिप सैंक्शन होने के बाद वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा या आपके कॉलेज के अकाउंट में चला जाएगा। तो आप गूगल करें। इसके अलावा बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्कॉलरशिप देती हैं। उसमें एक वजीफ़े सादत मोमिनीन आपका है लखनऊ में, वो भी स्कॉलरशिप देते हैं। और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप गूगल करें, इंशाल्लाह बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन इससे कलेक्ट होगी। लेकिन ये जो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का बताया, इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सर, आई हैड क्लियर्ड माई 12th इन साइंस बायोलॉजी एंड आई गॉट 64%। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, प्लीज़ गाइड मी फॉर फर्दर स्टडी इन फ्यूचर। इंशाल्लाह आई हैव टू मूव कनाडा, सो गाइड मी एज पर स्कोप इन कनाडा। बाहर सबसे अच्छा जो आपके पास फील्ड बन सकता है वो लाइफ साइंसेज में आप जाइए, माइक्रोबायोलॉजी की तरफ आप बढ़िए या बायो इन्फॉर्मेटिक्स की तरफ बढ़िए। अब्रॉड में इसके बहुत ऑप्शंस हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको आप बीएससी कीजिए। बीएससी करने के बाद एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंसेज कीजिए, उससे बहुत अच्छा ऑप्शन निकल के आएगा। या बायोटेक्नोलॉजी की तरफ भी आप मूव कीजिए, वहाँ से भी आपके लिए ऑप्शन करियर ऑप्शंस है। माइक्रोबायोलॉजी में भी आप जा सकती हैं, इनमें भी अब्रॉड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन इन सब में मैं सजेस्ट करूँगा पर्सनली कि आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स की तरफ मूव करें। चलिए सर, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शान आलम का सवाल है अमरोहा से। सर, ये पूछ रहे हैं, व्हाट टू डू आफ्टर बीए प्रोफेशनली? आप इसके बाद बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे एग्ज़ाम्स आते हैं, रेलवे में है, बैंक में है, उनको आप ट्राई कीजिए। और एमबीए आप ट्राई करके देख लें, एक बार एमबीए की तरफ बढ़ें। और एमबीए करने के बाद जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके पास और भी निकल के आएगी। लेकिन मैं कहूँगा कि साथ साथ एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के भी एंट्रेंस आते हैं बहुत सारे पोस्ट के लिए, उसको भी आप ट्राई कीजिए। सर, बढ़ते अगले सवाल, एक आखिरी सवाल की तरफ। सर, आई एम डूइंग बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, आई एम इन 6th सेम, व्हाट टू डू आफ्टर दैट? शैल आई गो फॉर एमएससी माइक्रोबायोलॉजी? प्लीज़ हेल्प। यस, एमएससी की तरफ आप ज़रूर बढ़ें, क्योंकि ये सब फील्ड ऐसी है कि जब तक आप रिसर्च तक नहीं पहुंचेंगे, करियर में बहुत अच्छे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डेफिनेटली एमएससी की तरफ बढ़ें और रिसर्च को आप और भी इसमें रिसर्च करने की कोशिश करें आप। सर, जैसा कि जानते हैं, हमने काफ़ी कोशिश किया सवालात लेने के लिए और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम अपने नाजरीन के और ज़्यादा सवालात लेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। अगला क्या टॉपिक होगा सर अपना, जिसके बारे में लोग हमें सवालात भेज सकते हैं? अगला हम लोग इंशाल्लाह 10+2 के बाद अगर आप साइंस ऑप्ट करके इंजीनियरिंग को एज अ करियर आप ऑप्ट करना चाहते हैं, तो इंजीनियरिंग में कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, इसके बारे में इंशाल्लाह हम लोग डिटेल करेंगे। तो इंजीनियरिंग के सिलसिले में जो भी आपके क्वेश्चंस हों, आप उसे इंशाल्लाह भेजें। कोशिश होगी हमारी कि आपके लिए हम जवाब तैयार करें और आप तक सारी इन्फॉर्मेशन हम पहुँचाएँ। तो जी हाँ नाज़रीन, आपके जो सवालात हैं वो सवालात के जवाब इंशाल्लाह, जो बचे हुए सवालात हैं उसके जवाब नेक्स्ट एपिसोड में हम देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आने वाला जो टॉपिक है, अगर उससे जुड़े हुए यानी इंजीनियरिंग से जुड़े हुए कोई सवालात आपके पास हैं तो आप हमें ज़रूर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है winislam@gmail.com, यानी winislam@gmail.com। और व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप अपने सवालात हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9930474147। इस पर आप व्हाट्सएप के ज़रिए अपने सवालात भेज सकते हैं। लेकिन याद रहे, जब भी आप अपने सवालात हमें भेज रहे हों तो अपने शहर का नाम और अपना नाम ज़रूर लिखें। साथ ही साथ आप ये भी याद रखें कि जब आप व्हाट्सएप पे हमसे सवाल पूछ रहे हों तो वहाँ पे आपको जवाब देने के लिए कोई नहीं होगा। वो सवाल हम तक आएगा और यहाँ पर वो टीवी पे वो सवाल को पूछा जाएगा और जवाब आपको यहाँ टेलीविज़न के ज़रिए दिया जाएगा। तो ये उम्मीद में ना रहें कि आपको व्हाट्सएप पे सवाल आप भेजें और आपको वहाँ पर फ़ौरन कोई जवाब दे, तो ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से अपने सवालात हमसे पूछते रहेंगे। सर, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जैसे आईआईटी है, जेईई मेंस है, बिटसेट है, आपका वीआईटी है, एसआरएम है, इस पे हम लोग इंशाल्लाह
डिस्कशन करेंगे कि ओके, एग्जाम जितने भी गवर्नमेंट बोर्ड एग्जाम होते या हैं वो सब। गवर्नमेंट जितने भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन ओके, होते जितने हैं, भी- चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हो या प्राइवेट कॉलेज के लिए हो, उस पे इंशाल्लाह हम लोग बारी बारी करके डिस्कशन करेंगे। तो आपके जो भी सवाल हैं आप रखें इस पे। ओके, तो चलिए इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात करूंगा। हमारे दरमियान मौजूद होंगे SM रज़ा साहब, फैकल्टी LN मुंबई के मुंबई ब्रांच के। सो अपने सवालात आप पूछते रहिए, आपके सवाल का मुंतज़िर है हमारा ये प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।